नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लास में महाजनपद काल कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर लोहे की जो उपलब्धता बहुत अधिक बढ़ गई और उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। उसके बाद में कृषि जो यंत्र है वो लोहे से बनाए जाने लगे और धीरे धीरे जो है छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े महाजनपदों में बदल गए। उसके बाद में अगुत्तर निकाय नाम का एक ग्रंथ है जिसके अंदर 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। ठीक है, उन 16 महाजनपदों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जो कि बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है उसके अंदर वो फैला हुआ था। ठीक है, तो उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक है, उसका उत्कर्ष किस तरह से हुआ और उसके बाद में वो एक छोटा सा जो महाजनपद था वो एक बहुत बड़े राज्य के अंदर बदल गया और उसने लगभग जो है पूरे उत्तर भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये जो है ये मगध की प्री स्टेज है। मगध की क्या है? प्री स्टेज है ये। ठीक है, एकदम जब हम बात करेंगे बिंबिसार, तो बिंबिसार से पहले की जो स्टेज है उसको प्री स्टेज बोलते हैं। जब मगध क्या था, एक छोटी सी जगह के अंदर एक महाजनपद था, छोटा सा महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, इसका एक नाम और भी मिलता है, गिरिव्रज। ठीक है, पहाड़ों से कहते हैं कि चारों तरफ से ये राजधानी जो है पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए इसका नाम गिरिव्रज पड़ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है बिंबिसार के टाइम के अंदर मगध का जो है विस्तार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसने अंग महाजनपद जो मगध के बिल्कुल नज़दीकी था उसको जीत करके अपने अंदर मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, और जो गिरिव्रज राजधानी थी उसका नाम जो है राजगृह रख दिया गया। अब देख लेते हैं बिंबिसार ने किस तरह से जो है मगध का उत्कर्ष उसने शुरू किया। बिंबिसार जो है उससे पहले मगध का जो साम्राज्य था उसका जो राजा था वो था वृहदत्त नाम का एक व्यक्ति। क्या नाम था उसका? वृहदत्त। ठीक है, वृहदत्त नाम का एक व्यक्ति था। उसके बाद में महाभारत काल की अपने बात करते हैं तो मगध साम्राज्य का जो राजा है वो जरासंध नाम का एक आदमी को माना जाता है। क्या नाम था उसका? जरासंध। ठीक है, वही जरासंध जिसका भीम के साथ युद्ध होता है और भीम उसे बार बार दो टुकड़ों में तोड़ देता है। जरासंध नाम भी उसका इसी तरह से पड़ा था कि वो दो टुकड़ों से मिला करके उसका शरीर बना हुआ था। अब भीम से जब उसका युद्ध होता है तो भीम बार बार उसको चीर के दो भागों में बांट देता है, लेकिन तभी क्या होता है, श्री कृष्ण उसको इशारा करते हैं, एक पत्ते को तोड़ करके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंकते हैं। उसको भीम समझ जाता है और इस तरह से जरासंध का क्या कर देता है? वध कर देता है। ये महाभारत से संबंधित स्टोरी थी। लेकिन ये जो जरासंध है इसके बाद में जो है बिंबिसार जो है शासक बनता है। ठीक है, बिंबिसार शासक बनता है कब? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार जो है यहाँ पर शासक करता है। और ये था हर्यक वंश का, किस वंश का? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम अपने। अब बिंबिसार एक जो है बहुत ही कूटनीतिज्ञ आदमी था। उसने क्या किया, पूरे उत्तर भारत में जिस राज्य को वो जीत सकता था उसको शक्ति से जीता, और जिस राज्य के साथ वो अच्छे संबंध बनाना चाहता था, यानी कि उससे महसूस हुआ कि उस राज्य की शक्ति मुझसे अधिक है, तो उसके साथ उसने वैवाहिक संबंध या किसी तरह से मित्रता स्थापित करने की कोशिश की और उसकी शक्ति को अपनी शक्ति के साथ मिला करके उसने जो है अपने राज्य को थोड़ा बढ़ा लिया। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। ठीक है, उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को क्या बनाया, आगे उसने फैलाया। उसने सबसे पहला विवाह जो किया लिच्छवी गणराज्य की शासक था एक चेटक, यहाँ नाम लिखा है लेकिन इसका सही नाम था चेटक। ठीक है, चेटक की जो राजकुमारी थी, पुत्री थी, उसका नाम था चेलना। उसके साथ विवाह किया और दूसरा विवाह उसने स्थापित किया कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन, किससे? महाकौशला या कौशल देवी। इसका एक नाम और मिलता है, कौशल देवी। ठीक है, इस तरह से उसने दूसरा विवाह किया और इस विवाह के अंदर उसको गिफ्ट में यानी दहेज के अंदर काशी महाजनपद मिलता है। कौन सा महाजनपद? काशी। ठीक है, अंग को तो उसने जीत करके अपने राज्य के अंदर मिला लिया था, लेकिन काशी उसे दहेज में मिलता है। प्रसेनजीत जो था उसने काशी महाजनपद को जीत करके उसको पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जब उसने अपनी जो है बहन का विवाह बिंबिसार से किया, कौशल देवी का विवाह, तो उसने काशी जो है
किसको गिफ्ट कर दिया? बिंबिसार को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा। ये जो भद्र देश है ये आधुनिक पंजाब का एरिया, आधुनिक पंजाब का एरिया था, और वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से वो विवाह करता है, और इस तरह से उस जो है भद्र देश की शक्ति जो है बिंबिसार के साथ जुड़ जाती है। नेक्स्ट जो है महावग के अनुसार, महावग एक ग्रंथ है, उसके अनुसार 500 रानियां थी किसकी? बिंबिसार की, यानी कि उसने 500 वैवाहिक संबंध स्थापित किए और लगभग 500 राजघरानों के साथ उसकी शक्ति है मिल गई। तो इस तरह से उसने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया? अवंती के शक्तिशाली राजा था प्रोगदत्त के साथ क्या थे उसके? दोस्ताना संबंध थे, यानी उसने प्रोगदत्त से जो है मित्रता कर ली। उसके बाद में उसने क्या किया? सिंध के शासक रुद्रायन के तथा गंधार के मुक्कू रगती के साथ उसने क्या कर लिया? दोस्ती कर ली, यानी उसके दोस्ताना संबंध थे, उसके जो संबंध बहुत अच्छे थे। उसने, मैंने आपको पहले बताया था, अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु, यही इसकी मृत्यु का कारण होने वाला है, इसी अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का क्या बना दिया गया? उपराजा नियुक्त कर दिया। कहाँ का? अंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। ठीक है, बिंबिसार और महात्मा बुद्ध, ये जैसे अब मैं बताऊं आपको, महात्मा बुद्ध जो है 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है। ठीक है, ये दोनों बिंबिसार और महात्मा बुद्ध एक ही काल में जीवित थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये दोनों समकालीन थे। अब महात्मा बुद्ध एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन बुद्ध का मित्र होने के कारण बिंबिसार उन्हें अपना सेनापति बनने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि उसे मना कर देते हैं, क्योंकि सेनापति का जो दायित्व है वो लड़ाई झगड़े का काम था और बुद्ध जो है एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, तो वो इस लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे, उन्हें विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक पिटक है विनय पिटक। जैसे कि उसके 3 पिटक हैं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से रामायण महाभारत गीता इस तरह से ग्रंथ है, उसी तरह से बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, उनको पिटक कहा जाता है। वो 3 ग्रंथ है, नंबर 1 विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इनमें से एक पिटक है विनय पिटक, जिसके अनुसार क्या हुआ? बौद्ध धर्म को उसने किसने ग्रहण कर लिया था? बिंबिसार ने, बुद्ध से मिलने के बाद। लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसने सहिष्णुता थी, यानी वो एक सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था। बिंबिसार करीब जो है 52 वर्षों तक जो है उसने शासन किया, और बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में 492 ईस्वी में उसका निधन हो गया। देखो, बिंबिसार एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी था और बहुत टाइम तक उसने शासन किया। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग कितने 52 साल तक उसने शासन किया। और अजातशत्रु इस टाइम जो है पूरी अपनी मेच्योर एज के अंदर था, और वो चाहता था कि मेरा जो है कंट्रोल इसके ऊपर रहे, मगध के ऊपर रहे, लेकिन बिंबिसार जगह छोड़ने को ही तैयार नहीं था। तो इससे तंग आकर के अजातशत्रु ने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, और उसी जेल के अंदर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक, जिसका नाम क्या था? दर्शक था, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अजातशत्रु को ये भय था कि अपने बड़े भाई को वो क्या बना देगा? राजा बना देगा। कौन? बिंबिसार। और अजातशत्रु बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था, और वो चाहता था कि मैं क्या बनूं? राजा बनूं। और उसने अपने पिता की को पकड़ करके जेल में डाल दिया और उसकी बाद में हत्या करवा दी, और इस तरह से वो सम्राट बन जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बिंबिसार एक ऐसा आदमी था जिसने सबसे पहले जो है स्थायी सेना रखी, और उसने सेना का महत्व समझा। इससे पहले मैंने आपको बताया था, जब हम वैदिक काल कर रहे थे, तो सेना कहीं भी स्थायी नहीं होती थी। एक सेनानी नाम का एक अधिकारी होता था, जो क्या करता था? सेना को सिर्फ आपातकाल के लिए जो है जोड़ता था, यानी कि कुछ कबीलाई जो लड़के मान लो, या कुछ कबीलाई जो लड़ाकू लोग थे, उनको इकट्ठा कर लिया जाता था और एक भीड़ इकट्ठी कर ली जाती थी। लेकिन बिंबिसार पहला आदमी था जिसने प्रशिक्षित सेना रखी और इसे स्थायी बनाया। उसके बाद में राजवैद्य जीवक, इसकी बात अपने नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इसका राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, वो इसी बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति किसने दी? बिंबिसार ने दी। अब बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने कर दी। हमने पहले देखा था, अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में डाल दिया क्योंकि उसके बड़े भाई दर्शक को वो क्या राजा बनाना चाहता था, और अजातशत्रु क्या था? बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। तो उसने क्या किया?
बुद्ध का जो विरोधी था, भगवान बुद्ध का विरोधी एक आदमी था जिसका नाम क्या था, देवव्रत, उसके उकसाने पर अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या उसने जेल में ही करवा दी। अब क्या हुआ, आम्रपाली नाम की एक जो है नगर वधु, जो वेश्या का कार्य कर, जिसको रूप जीवा कहते थे, ठीक है, वो थी। और बिंबिसार कहाँ की थी, वैशाली की थी। और बिंबिसार उसके रूप को जो है मोहित हो गया और उसके अपने घर लिया और घर उसको ले आता है। और आम्रपाली जो है उससे एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, किससे, बिंबिसार और आम्रपाली के संयोग से क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम क्या रखा गया, जीवक, ठीक है। अब ये जीवक जो है राजा तो बन नहीं सकता था क्योंकि ये एक शूद्र की कैटेगरी में उसको माना गया, ठीक है। तो बिंबिसार ने अपने इस पुत्र को तक्षशिला भेज दिया और वहाँ से उसने जो है चिकित्सा शास्त्र की जो है बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की। और यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक के रूप में राजवैद्य बना, ठीक है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि उसका राजवैद्य कौन था, जीवक। तो मैंने आपको बताया था कि उसका संबंध जो है बिंबिसार से था, यानी वो बिंबिसार का औरस पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अब देखते हैं अजातशत्रु जो है अपने पिता को मार करके सिंहासन पर बैठा और उसके बाद में जो जो काम उसने किए वो हम देख लेते हैं। अजातशत्रु सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य से जो है संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, ठीक है। यानी कि कठिनाइयों से तो घिरना ही था क्योंकि बिंबिसार के इतने अच्छे संबंध थे दूसरे राज्यों के साथ और वो एक बहुत ही शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ आदमी था। जब उसकी हत्या कर दी गई तो अजातशत्रु के खिलाफ लगभग जो है पूरा उत्तर भारत उसके खिलाफ हो गया। अब उससे वो कैसे निपटता है वो देखते हैं। लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त कर ली किसने, अजातशत्रु ने। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी जिससे पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इससे दुखित होकर कौशल रानी, मैंने आपको बताया था प्रसेनजीत, जो कौशल महाजनपद का बहुत ही शक्तिशाली आदमी था, वो क्या हो जाती है, वहाँ से चली जाती है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, उसका कौशल के साथ संघर्ष हो जाता है क्योंकि बिंबिसार जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत का बहनोई था और इस मामले में अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और उनके संबंध आपस में बिगड़ जाते हैं। देखते हैं किस तरह से। बिंबिसार की पत्नी कौशल देवी की मृत्यु से प्रसेनजीत जो है बहुत क्रोधित होता है और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ देता है, यानी कि युद्ध उसके खिलाफ छेड़ देता है जो है। उसके बाद में पराजित प्रसेनजीत जो है श्रावस्ती भाग गया, लेकिन दूसरे युद्ध में संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया। पहले उसने संघर्ष छेड़ दिया लेकिन अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली था, उसने क्या किया, प्रसेनजीत को हरा दिया। और प्रसेनजीत कहाँ भाग गया, पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती की तरफ भाग जाता है, लेकिन फिर से वो दोबारा अपना संघर्ष करने फिर से सामने आता है प्रसेनजीत और इस बार जो है अजातशत्रु को हरा देता है। लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री जो है वजीरा, जिसका नाम था, उसका विवाह कर दिया और काशी को फिर से उसे दहेज में दे दिया। मैंने आपको बताया था कि उसने पहले बिंबिसार को दहेज में दिया, लेकिन जब अजातशत्रु के संबंध पर प्रसेनजीत से बिगड़ गए तो उसे वापस ले लिया गया, ठीक है। इस तरह से दोनों में संघर्ष हो गया। उसके बाद में वज्जी संघ से संघर्ष। अब लिच्छवी राजकुमारी चेलना, जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि चेटक नाम का एक राजा था जिसकी पुत्री थी चेलना, उससे बिंबिसार ने विवाह किया था। बिंबिसार की पत्नी थी जिससे उत्पन्न ये दो पुत्र थे, हल और बेहल, ठीक है, उनका नाम था। उसने जो है अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था, किसने, बिंबिसार ने दिया था, जिसे जो है अजातशत्रु मन मुटाव के कारण जो है वापस मांग रहा था। यानी कि चेलना के दो पुत्र थे, हल और बेहल, उनको गिफ्ट में एक हाथी और एक जो है रत्नों से जड़ित हार किसने दिया, बिंबिसार ने दिया। लेकिन जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई, यानी बिंबिसार को जेल में डाल दिया किसने, अजातशत्रु ने, तो चेलना वापस कहाँ चली गई, लिच्छवी प्रदेश जो है अपने पीहर वापस चली जाती। अब अजातशत्रु क्या कहता है कि उनके पास जो हाथी और जो रत्न जड़ित हार है वो मेरा है, क्योंकि इस समय मगध का राजा मैं हूँ और मगध की जितनी भी संपत्ति है वो मेरी है। उन्हें लौटाने के लिए जो है उसने दबाव बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें चेलना ने क्या किया, इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि चेलना ने उसे देने से मना कर दिया। फलतः अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। उसके बाद में वसस्क से मिलकर लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब ये वसस्क कौन था, ये था बुद्ध का शिष्य, ठीक है, बुद्ध का शिष्य था जो अजातशत्रु का क्या था, सेनापति था। अब लिच्छवियों को किस तरह से हराना है, इसकी जो तरकीब थी वो किसने बताई, बुद्ध ने बताई।
एक बहुत ही कोड के तरीके से वो बताते हैं, मतलब एक कोड में बताते हैं कि अगर तुम लिच्छवियों के संघ को जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक तुम लिच्छवी राज्य को नहीं जीत पाते। यानी लिच्छवी जो है एक गण संघ था, गणतंत्र था, वहाँ पर कुछ संघ, कुछ छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बना लेते हैं और उनमें से अपना एक व्यक्ति को अपना राजा चुन लेते हैं। ठीक है, तो वो राजा कौन था? चेटक, उसको अपना राजा चुन लिया। अब जब बुद्ध का जो है शिष्य था और जो किसका सेनापति था, अजातशत्रु का सेनापति था, उसका नाम था वसस्क। अब वो बुद्ध से पूछता है कि लिच्छवियों पर किस तरह से विजय प्राप्त की जा सकती है, तो वो बुद्ध उसे बता देते हैं कि जब तक तुम संघ को नहीं तोड़ोगे तब तक क्या करोगे, उनसे नहीं जीत पाओगे। तो अब इस वसक ने क्या किया, इन अजातशत्रु और वसक ने दोनों मिलकर जो है उसमें लिच्छवियों के अंदर क्या डाल दी, फूट डाल दी। ठीक है, और उनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और लिच्छवी अपने राज्य को क्या कर लिया, उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, इस तरह से जो है उसने क्या कर लिया, लिच्छवियों को भी जीत लिया। अब देखते हैं मल्ल के साथ संघर्ष। मल्ल भी क्या है, एक संघ था, एक गणतांत्रिक संघ था। उसके बाद में अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग क्या कर गया, मगध का अंग बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर क्या कर लिया, आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि उसने बहुत बड़े भूभाग पर जो है अधिकार करना शुरू कर दिया। उसके बाद में अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था, यानी कि वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अंदर विश्वास रखता था। विश्वास क्या, उन दोनों को बराबर संरक्षण देता था। उसके बाद में जो दूसरे धर्म थे, जैसे हिंदू धर्म हो गया, तो इनको भी उसने जो है बराबर क्या किया, संरक्षण दिया। अब देखो, विभिन्न ग्रंथों के अनुसार बौद्ध और जैन दोनों मतों का अनुयायी मानने जाते हैं। कौन? अजातशत्रु जो था, दोनों मतों का अनुयायी माना जाता है। बरहुत स्तूप की वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। देखो, अजातशत्रु जो था वो बुद्ध का जो है समकालीन था। अब बरहुत जो स्तूप है उसकी वेदिका, यानी उसके चारों तरफ जो फेरी लगाने के लिए जो जगह होती है, उसके ऊपर अजातशत्रु का चित्र बनाया गया है जिसमें वो बुद्ध की वंदना कर रहा है। यानी कि दूसरी तरफ वो जैन धर्म का जो है उसका भी जो अनुयायी माना जाता है, और बौद्ध धर्म वाले हैं वो उसे अपना अनुयायी बताते हैं। यानी उसने दोनों को बराबर जो है संरक्षण दिया। नेक्स्ट देखते हैं, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। कब? 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनके बाद अवशेषों पर क्या है, राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। किसने? अजातशत्रु ने। अब इसके लिए भी जो है बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है उनके लिए भी राजाओं में क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। जैसे मल्ल के साथ संघर्ष। ठीक है, जो पावानगरी के जो मल्ल थे, वहाँ पावानगरी में बुद्ध की मृत्यु होती है और उनके जो अस्थि अवशेष है उन पर वो अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अलग अलग लोग जो है बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर अपना अपना अधिकार स्थापित करते हैं, और अजातशत्रु भी अपना अधिकार उनके ऊपर जताता है और उनको कुछ अवशेष जो है वो प्राप्त भी कर लेता है। और उन अवशेषों के ऊपर वो क्या करता है, एक स्तूप का, कहाँ पर? राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी, राजगृह में क्या कर दिया, एक स्तूप का निर्माण उसने करवा दिया। अब क्या हुआ, 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, इस संगति के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में पिटकों में को सुप्त पिटक और विनय पिटक के विभाग में क्या किया गया, उसकी निर्माण किया गया। अब देखो, प्रथम बौद्ध संगीति जो है बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, यानी 483 ईसा पूर्व के अंदर जब बुद्ध की मृत्यु होती है उसके जस्ट बाद प्रथम बौद्ध संगीति बिठाई जाती है, क्योंकि बुद्ध के जो विचार थे उनको 2 पिटकों के अंदर लिखा गया। अभिधम पिटक बहुत बाद में बना। कौन कौन से 2 पिटक थे जो प्रथम बौद्ध संगीति में बने? एक सुप्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, जो किसमें? अजातशत्रु के टाइम में हुआ। अब शिहेली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग कितने 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उद्दायन के द्वारा मारा गया। यानी कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और जब वो राजा बन गया 32 साल तक शासन किया उसने, और 32 साल तक जो है पूरे अपने बाहुबल और कूटनीति से पूरे उत्तर भारत को हिला करके रखा। उस आदमी को उसी के पुत्र उद्यन ने जो है उसकी हत्या कर दी और खुद सम्राट बन जाता है। अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध 483, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, 483 में महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हो गया, तथा महावीर का भी निधन 467 ईसा पूर्व में हुआ। यानी कि ये दोनों क्या थे, अजातशत्रु के समकालीन थे। ठीक है, अब महावीर स्वामी है, इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म होता है। ये जैन धर्म के
24वें तीर्थंकर थे। कितने, कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। कुछ किताबों में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व भी बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतभेद की बात है। अगर किसी क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं उद्दायन की। उद्दायन अजातशत्रु के बाद में 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। किस तरह बना? अजातशत्रु की हत्या करके। उसके बाद में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। अब देखो, बौद्ध ग्रंथ उसको पितृहंता बताता है और जैन ग्रंथ उसको पितृभक्त यानी अजातशत्रु का भक्त उसको बताता है। लेकिन ये दोनों बातें जो है एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहाँ माना जा सकता है कि उद्दायन ने क्या किया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया और जैन धर्म वाले अपने संरक्षक को कभी गलत नहीं बताएंगे। उसी तरह बौद्ध धर्म वाले जो है वो मानते थे कि अजातशत्रु बौद्ध था और उसने एक बौद्ध व्यक्ति की हत्या की है, तो उसको जो है वो पितृहंता कहा जाए। वैसे तो पूरा हर्यक वंश है, पूरा जो है हर्यक वंश है, उसको पितृहंता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पितृहंता वंश इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके जितने भी राजा बने, चाहे बिंबिसार ले लो, उसके बाद में अजातशत्रु, उद्दायन, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ये सब एक दूसरे के जो है मार करके यानी अपने पिता को मार करके ये लोग जो है शासक बने। तो इसको क्या कहा गया? पितृहंता वंश जो है इसको कहा गया। उद्दायन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। उसके पहले जो अजातशत्रु राजा था वो कहाँ का उपराजा था? अंग का। और ये कहाँ था? चंपा का अंगराज जो है उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। यानी कि अजातशत्रु की तरह उद्दायन भी एक वीर व्यक्ति था और अपने राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार करने की जो उसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा थी। इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अजातशत्रु वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र यानी आधुनिक जो पटना है उसका जो महत्व समझा और उस नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की। लेकिन अजातशत्रु की राजधानी हमेशा राजगृह ही रही, या उसको गृहव्रज आप कह सकते हैं, क्योंकि उसके दो नाम थे, गृहव्रज और राजगृह। अब क्या हुआ? उद्दायन पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जो है पटना को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जो कहाँ थी? सोन और गंगा नदी के किनारे। अब इसके अंदर लिखा गया है कि बसाया उसने, किसने? उद्दायन ने, लेकिन इसको राजधानी उसने बनाया था। उसके बाद में क्या किया गया? अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र उसने क्या कर ली? चेंज कर ली। उसके बाद में मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती के गुप्तचर द्वारा उद्दायन की हत्या कर दी गई। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि कई किताबों के अंदर ये भी लिखा गया है कि उद्दायन की हत्या उसी के जो है पुत्र ने, किसका नाम था? अनिरुद्ध, उसने की। ठीक है, उसके बाद में मंडक, उसके बाद में नागदशक उसके लगातार जो है उत्तराधिकारी होते हैं, एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। ठीक है, उद्दायन के तीनों पुत्रों ने जो है इसके बाद में राज्य किया। उसके बाद में अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल शासक था और स्वतंत्र शासन तंत्र में स्थिरता के कारण जो है व्यापक असंतोष जनता में फैला और राज विद्रोह कर उसने क्या कर दिया? सेनापति शिशुनाग ने उस राजा उसका जो है बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये स्टोरी दी गई। लेकिन जो सही स्टोरी ये थी कि जो नागदशक था, ये व्यक्ति था, इसने जो है अपना जो इससे पहले जो राजा था उसका नाम क्या था? मंडक। इसकी हत्या करके वो क्या बनता है? राजा बनता है। अब जब वो राजा बन गया तो उसका जो व्यक्ति था ये शिशुनाग, ये एक छोटा सा उपराजा था किसी प्रांत का। ठीक है, अपने बात करते हैं जैसे कि गांधार जो क्षेत्र था, तक्षशिला के टाइप के तरह का जो क्षेत्र है, उस तरह से जो है मगध के अंदर एक छोटा सा जो राज्य था उसका उपराजा था। कौन? ये शिशुनाग। ठीक है, अब जनता जो है हर्यक वंश के जो है अत्याचारों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई। अत्याचार मतलब क्या करते थे? वो अपने ही पिता को मार करके राजा बन जाते थे। उसके बाद में जनता के ऊपर कड़ा जो है प्रतिबंध रखते थे, जिससे जनता के अंदर जो है विद्रोह की भावना भड़क उठी। और उसने क्या किया? इस नागदशक जो कि एक बहुत ही विलासी और निर्बल आदमी था उसको हटा दिया, उसकी जगह शिशुनाग को जो है शासक उन्होंने बना दिया। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट।
अब इसके राज्य हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो शासकों की सूची थी इसके अंदर राजा जो था बिंबिसार था, उसने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर राजा किया। और प्रथम मगध साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद में उसका पुत्र उसकी हत्या करके बन जाता है शासक, और 492 से लेकर 460 तक राज्य करता है। उसके बाद में उदयभद्र या उद्यन, इसका एक नाम और है उद्यन, ठीक है, कहीं कहीं इसको उद्दाइन भी लिखा गया है, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। उसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक जो है राज्य किया। उसके बाद में अनिरुद्ध 444 से लेकर 440 ईसा पूर्व तक राज्य करता है। फिर 440 में मुंडा, या यहाँ पर लिखा गया है एक नाम इसका और है मुंडक, ठीक है, इस मुंडक ने शासन किया कब? 437 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में दर्शक या नागदशक, इसके दो नाम मिलते हैं, ठीक है, दर्शक या नागदशक 437 ईसा पूर्व में तक जो है राजा बनता है और इसी के अंदर उसको जनता हटा देती है, ठीक है। उसके बाद में नागदशक राजा बनता है 437 में और 413 ईस्वी तक ये राज्य करता है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि शिशुनाग नागदशक के बाद में मगध का साम्राज्य जो है संभालता है। उस टाइम जो है मगध के अंदर कौन कौन से क्षेत्र थे? पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना, उसके बाद में गया जिला किसका? बिहार का, उसके बाद में श्रावस्ती, उसके बाद में वाराणसी, उसके बाद में कौशाम्बी और उज्जैन, यानी कि इतना बड़ा जो साम्राज्य है उत्तर भारत के अंदर किसका था? शिशुनाग का था, ठीक है। अब शिशुनाग वंश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शिशुनाग राजवंश जो है 413 ईसा पूर्व, ये 412 ईसा पूर्व है, इसको करेक्शन कर लेना। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक जो है ये वंश जो है राज्य करता है, ठीक है। अब क्या हुआ? शिशुनाग जो है 412 में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र था, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं इतिहास के अंदर, कहीं किसी किताब में कुछ चीज़ लिखी है, लेकिन सही चीज़ों को ढूंढ करके सही चीज़ बताना ही जो है सही इतिहास है। पुराणों के अनुसार क्षत्रिय था। अब देखो, पुराण जो है वो शिशुनाग को क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन उसके महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश जो है बौद्ध ग्रंथ है, उनमें से महावंश नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके अनुसार क्या है? लिच्छवी राजा की जो है वेश्या पत्नी थी उसकी, उससे क्या हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या था? शिशुनाग रखा गया। लेकिन पुराण के अंदर इसको क्षत्रिय कहा गया है। अब देखो, इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को इसमें क्या कर दिया? अपने राज्य में मिला लिया, जिसे अजातशत्रु ने जीत लिया था, लेकिन बाद में उसके जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए उस टाइम में वो अलग हो गया होगा, जिसे फिर से किसने जीता? शिशुनाग ने उसको फिर से जीत लिया। उसके बाद में मगध की सीमा पश्चिम में मालवा तक क्या हो गई? फैल गई। उसके बाद में वत्स को मगध में उसने मिला लिया, किसने? शिशुनाग ने। वत्स जो महाजनपद था उसको भी जीत लिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिम देशों से व्यापारिक मार्ग का रास्ता खुल गया, ठीक है। अब पाटलिपुत्र जो नगर है, जिसको उद्यन ने अपनी राजधानी बनाया था, अब ये बहुत बड़ा नगर बनने जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार जो है इसने वत्स और अवंती को जीत लिया। तो पश्चिमी देश जैसे कि अपने मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की बात करें तो उस तरफ के जो देश हैं उनके साथ व्यापारिक संबंध किसका बैठ गया? मगध का, ठीक है। अब बात करते हैं शिशुनाग की। अब 412, इसको करेक्शन कर लेना, ये 412 ईसा पूर्व है। 412 से लेकर 395 ईसा पूर्व तक शिशुनाग राजा रहता है। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने ग्रीव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। यानी शिशुनाग ने ग्रीव्रज, जो कि राजगृह के नाम से जानी जाती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, उसको पहले उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और फिर से उसको राजधानी बदल कर वो कहाँ ले गया? ग्रीव्रज ले गया, यानी कि राजगृह में ले गया। उसके बाद में 394 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कालाशोक, ठीक है। कालाशोक जो था, ये जो इससे पहले हमने देखा शिशुनाग, उसका पुत्र था, ठीक है। यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के मृत्यु के बाद में जो है मगध का शासक बना।
महावंश में कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण इसको कहा गया है। इसके दो नाम मिलते हैं, कालाशोक, ठीक है। ये जो है काल अशोक, दो नामों की एक संधि है। एक्चुअल में इसका नाम था काल अशोक। अब जब इसको हम उच्चारण करते हैं काल अशोक, तो ये कालाशोक मिलता है, ठीक है। और महावंश में इसी उच्चारण को कालाशोक लिख दिया गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पुराणों के अंदर काकवर्ण इसको कहा गया है और ये कालाशोक के नाम से ही इतिहास के अंदर फेमस है। अब कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। इससे पहले हमने देखा था कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली को राजधानी बनाया, फिर वैशाली से लेकर के फिर वो गिरिव्रज यानी राजगृह वापस पहुंच गया, अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। लेकिन फिर वो बाद में इसको फिर पाटलिपुत्र ले आता है। अब क्या हुआ, कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से गिरिव्रज से कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र को हस्तांतरित उसने फिर से कर दी। इसने जो है कितने वर्षों तक शासन किया, लगभग 27 वर्षों तक इसने शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन होता है, कहाँ, वैशाली के अंदर। इस द्वितीय बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म पहली बार टूट जाता है, यानी कि वो दो आगे जो है अलग अलग संप्रदायों में टूट जाता है, ठीक है। दूसरी बार बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में सम्राट कनिष्क के टाइम 78 ईस्वी के अंदर होता है, जिस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बंट जाता है। लेकिन उससे पहले द्वितीय बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में टूट जाता है, यानी कि प्रथम बार विभाजन बौद्ध धर्म का काम हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति के अंदर। उसके बाद में बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदम नामक एक व्यक्ति ने चाकू मार करके इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि बाण भट्ट जो पहला भारत का आधुनिक, जैसे अपने बात करें जिस तरह से वैज्ञानिक इतिहास हम लिखते हैं, तो पहला भारतीय व्यक्ति था जिसने वैज्ञानिक इतिहास लिखा। किसका, बाण भट्ट नहीं था, वो राजतरंगिणी जिसने लिखी कल्हण ने, वो पहला आधुनिक यानी कि वैज्ञानिक जो इतिहासकार था। लेकिन बाण भट्ट ने इतिहास लिखी हर्षचरित्र, जो सम्राट हर्ष के राज दरबार के अंदर बाण भट्ट था, उसका राज कवि था। उसके अनुसार जो है हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र राजधानी था जिसके अंदर काकवर्ण जो है घूम रहा था, ठीक है। एक व्यक्ति था महापदम नंद, ये क्या था, नाई, इसको नाई जाति का कहा गया है। इस महापदम नंद ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, किसकी, कालाशोक की, और एक नए वंश की स्थापना करती जिसे बोलते हैं नंद वंश। और इसी नंद वंश का एक सबसे फेमस शासक था जिसका नाम था धनानंद, ठीक है। कहते हैं कि ये धनानंद जो था ये पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति था, यानी कि भारतीय इतिहास की भी अपने बात करें तो पूरे भारतीय इतिहास में सबसे अमीर राजा कौन था, धनानंद था, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब कालाशोक की मृत्यु हो गई, जिसको किसने मार दिया, महापदम नंद ने मार दिया। 366 ईसा पूर्व उसकी जो उसने हत्या कर दी। अब महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर कितने 22 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। उसके बाद में शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदी था। कौन था, महानंदी, जिसने लगभग 344 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। शिशुनाग वंश का अंत हो गया कब, 344 ईसा पूर्व के अंदर, और नंद वंश का उदय हो गया। अब इसके जो है शासकों की सूची हम देख लेते हैं। शिशुनाग जो है, यहाँ पर बार बार मैं इसको करेक्शन करा रहा हूँ, ये 412 ईसा पूर्व है। 412 ईसा पूर्व से लेकर 395 ईसा पूर्व तक इस वंश का जो है संस्थापक था। उसके बाद में काकवर्ण या कालाशोक नाम का एक व्यक्ति 395 से लेकर 377 तक जो है शासन करता है। उसके बाद में क्षेम धर्मन नाम का एक व्यक्ति था जो लगभग 377 से लेकर के 365 तक शासन करता है। उसके बाद में क्षत्रोजस जो 365 से लेकर 355 तक शासन करता है, ये ईस्वी पूर्व के अंदर चल रहे हैं। फिर नंदीवर्धन जो 355 से लेकर के 349 तक आता है। फिर महानंदी नाम का एक व्यक्ति था जिसकी हत्या मैंने आपको बताई किसने कर दी, महापदम नंद नाम के एक व्यक्ति ने कर दी। लेकिन यहाँ पर बाण भट्ट क्या करता है, बाण भट्ट कुछ अलग ही स्टोरी बताता है। बाण भट्ट कहता है कि काकवर्ण की हत्या किसने की, महापदम नंद ने की, जो कि एक नाई था। लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि महानंदी जो है इसका अंतिम शासक था। हो सकता है कि इस महापदम नंद व्यक्ति ने, जो कि नाई था, वो किसका नाई था, महानंदी का नाई था, ठीक है। अब ये जो महानंदी है
इस महानंदी की जो रानी थी उसके साथ महापद्मनंद के जो है संबंध थे। अब इन दोनों ने मिलकर के महानंदी की हत्या कर दी और शासक कौन बन गया? महापद्मनंद। इस तरह से मगध पर नंद वंश की जो है स्थापना हो जाती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, किस तरह से नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश के अंदर किस तरह से उन्होंने जो है बहुत ही भारी भरकम टैक्स लगा करके जनता के ऊपर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया और इस धन का जो है असली जो वारिस जो लास्ट के अंदर बना वो बना धनानंद। और धनानंद व्यक्ति ने किस तरह से कौटिल्य की बेइज्जती की और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के धनानंद का अंत कर दिया, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।